हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, इनवर्स त्रिकोणमिति फलन, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा। जैसा कि हमने टॉपिक का नाम यहाँ पर लिख रखा है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसके पहले हमने आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट करा दिया था जिसका नाम था आव्यूह, यानी कि मैट्रिसेस। हमने चैप्टर 3rd को पहले कंप्लीट कराया और फिर आप 2 को कंप्लीट करा रहे हैं। इसका रीजन ये है, मैं चाहती थी कि चैप्टर 3rd आप इसलिए पहले करें क्योंकि वो टॉपिक आपके पिछले बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं था, यानी कि अभी तक जो आपने पढ़ा है 11th तक के मैथ में, वहाँ पे कहीं भी आपको आव्यूह चैप्टर नहीं दिखा होगा। बिल्कुल आपके लिए नया था और इंटरेस्टिंग था, आसान भी था। तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले उसी से शुरुआत किया ताकि आपको आते ही क्लास 12th में आते ही ये बिल्कुल ना लगे कि पूरा हार्ड है, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले सबसे ही इंटरेस्टिंग और सबसे अलग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट कराया। तो हमने उसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप कवर कर सकते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्लास 11th तक आपने त्रिकोणमिति फलन को पढ़ा है। अब उसी के आगे क्लास 12th में आपके लिए चैप्टर दिया गया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति फलन से ही रिलेटेड ये चैप्टर भी है। जैसा कि आपने त्रिकोणमिति फलन 11 में पढ़ा था, तो उस चैप्टर से रिलेटेड बिल्कुल है, क्योंकि त्रिकोणमिति फलन यहाँ पे भी टॉपिक के अंदर छिपा हुआ है। हाँ, एक और चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया है जिसका नाम है प्रतिलोम। तो थोड़ा सा उसका विपरीत है यहाँ पे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति का प्रतिलोम यानी कि उल्टा। तो हमें इसका अध्ययन करना है। इस चैप्टर का अध्ययन करने के लिए हमें 3 मुख्य बातों को ध्यान देना पड़ेगा। एक पहली बात तो यह है कि आपको त्रिकोणमिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जो कि आप क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया है और अभी इस साल भी क्लास 11 की क्लासेस चल रही हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप भूल चुके हैं, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। क्लास 11 की प्लेलिस्ट से जा करके कोई भी टॉपिक को सिलेक्ट करके जो भी आप भूल गए हो उसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में हमें 3 बातों को समझना होगा। पहला तो आपको संबंध, और दूसरी बात आपको समझना होगा कि फलन क्या होता है, फलन, और तीसरी बात क्या होती है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अगर ये 2 बात, ऊपर की 2 बातें आपको समझ में आ गई, तो तीसरी बात तो आपका जो चैप्टर है वही दिया गया है और उसे तो हम लोग समझेंगे ही अच्छे से। इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल बेसिक से हर फार्मूले को सिर्फ यहाँ पे याद नहीं कराया जाएगा, बल्कि कोई भी फार्मूला अगर याद करना है तो क्यों करना है, क्या उसका प्रयोग है, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ है, सारी चीज़ों को डिटेल में बताया जाएगा। क्लास को बशर्ते आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है। शुरुआत में 2-4 मिनट आप देख करके स्किप कर देते हैं क्लासेस को, तो वहाँ पे आपको क्लियर नॉलेज नहीं होगा। आप अगर शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो हर टॉपिक, हर एक बात आपको क्लियर हो जाएगा और चैप्टर एक ही राउंड में, एक ही बार में कंप्लीट होगा। आपको दोबारा इसकी रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे संबंध पे, एकदम बेसिक से, और फिर हम बात करेंगे फलन पे, उसके बाद आ जाएंगे अपने चैप्टर पे। हम बैकग्राउंड को इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि संबंध चैप्टर आपका पहला पार्ट है, आपको जानकारी होगा, और क्लास 11th में भी आपका जो दूसरा पार्ट था संबंध और फलन, वहाँ पे भी आपने संबंधों को पढ़ा है। वहाँ से संबंध से हम फलन को निकालेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहले चलते हैं, जानते हैं कि संबंध क्या होता है। पहला आपका क्या है समझना, संबंध यानी कि रिलेशन। तो यहाँ पे हम संबंध को जानेंगे, लेकिन इसके डेफिनेशन को कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये पिछले चैप्टर का या पिछले क्लासेस का ही पार्ट है। तो बस समझते हुए एक बार रिवीजन करते हुए चलेंगे।
तौर पर यहाँ पे देखिए संबंध क्या होता है। संबंध दो समुच्चयों में हम स्थापित करते हैं। समुच्चय अगर हम ले लेते हैं, सपोज ये रहा आपका सेट ए, ये आपका सेट ए रहा और ये सेट आपका क्या रहा, बी रहा। ये आपका सेट ए है, ये बी है। अब अगर हम कहें, मान लीजिए ए में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और बी में क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ। तो यहाँ पे दो समुच्चय हमने ले लिया है ए और बी। मान लीजिए ए बी से किसी तरीके से संबंधित है, ए बी से किसी तरीके से संबंधित है, उसे उस संबंध को हम अगर आर माने तो आर संबंधित है ए का बी में, आर संबंध है ए का बी में। तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, इसको लिखेंगे आर संबंध है ए से बी में, ए का बी में संबंध है। अब यहाँ पे 3-4 बातें होती हैं ध्यान देने वाली। कौन सी, आपको क्लास 11th में सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है कि संबंध और फलन क्या होते हैं। तो संबंध को कैसे लिखते हैं, अगर आर संबंध दर्शा रहा है ए से बी में, तो यहाँ पे आर हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा सेट मिलता है जो सभी संबंधों का पेयर को लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर क्या है, एक का संबंध है किससे है, ए से, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 ए। 2 का बी से है तो यहाँ पे 2 के बी से लिख देंगे। यानी जो जो आपने यहाँ पे मिलाया है सबको पेयरिंग कर देंगे, सबका पेयरिंग को पेयर वहाँ पे लिख देंगे, यानी कि सबका पेयर यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 हो गया, 3 का सी से, 3 और सी, 4 और डी, 4 और डी, 5 और ई, 5 और ई। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पे 5 के साथ ई को लिख दिया, यहाँ एफ छूट गया। तो यहाँ पे इन संबंध को कौन दर्शा रहा है, आर दर्शा रहा है। आर ए और बी के बीच संबंध दर्शा रहा है, जो संबंध यहाँ पे दिया गया है। अब बात करें यहाँ पे मुख्य बात क्या होती है, प्रांत। यहाँ पे प्रांत कौन सा होता है, प्रांत एक होता है आपके पास सहप्रांत, सहप्रांत, और एक लास्ट होता है आपका परिसर, परिसर। इन बातों को भी ध्यान देते हुए चलेंगे, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनवर्स त्रिकोणमिति फलन में भी हम लोग यहाँ पे प्रांत सहप्रांत की आगे चर्चा करेंगे। तो इसीलिए इन चीजों को भी जानना जरूरी है कि प्रांत होता क्या है, सहप्रांत क्या होता है। हालांकि आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं और क्लास 12 के पहले चैप्टर में भी इसका जिक्र है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा दोहराते हुए चलते हैं। प्रांत क्या होगा यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए, अगर जिसका संबंध ए का संबंध बी में दिखाया गया है ना, तो प्रांत क्या होता है, पहले वाले समुच्चय या सेट के वे सभी एलिमेंट होते हैं जिसका यूज हो चुका है, जिसका प्रयोग हुआ है संबंध बनाने में। तो यहाँ पे अगर हम प्रांत को लिखना चाहें तो किसका किसका यूज हुआ है, आप बोलेंगे 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे हमने क्या किया, सभी का यूज कर लिया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 ना दे करके 5 के बाद एक और दे दिया होगा 6, और 6 का यूज नहीं हुआ है, 6 का यूज यहाँ पे संबंध में नहीं हुआ है, तो क्या प्रांत में 6 लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। इसी बात का ध्यान देना है। प्रांत क्या होता है, पहला वाला समुच्चय, यानी जिससे संबंध स्थापित किया जाता है वो, यानी कि प्रांत क्या होता है, पहला समुच्चय जिससे संबंध स्थापित किया जाता है, उसमें जो एलिमेंट संबंध बनाने में प्रयोग होते हैं वही प्रांत होता है। यानी कि इस ए के अंदर के वे एलिमेंट जिनका संबंध दिखाया गया है वहां पे सिर्फ वही प्रांत के अंदर लिखे जाएंगे, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं। क्लियर है। अगला आते हैं सहप्रांत पे। सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत में वे एलिमेंट आते हैं जिनके साथ संबंध बनता है, यानी कि ए का बी से जो संबंध बना है उसमें कौन कौन से एलिमेंट के साथ बना है। तो देखिए यहाँ पे ए के साथ बना है, बी के साथ बना है, सी के साथ बना है, डी के साथ बना है, ई के साथ बना है, और एफ के साथ नहीं बना है, केवल ई के साथ बना है। तो यहीं पे रुक जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, सहप्रांत। यानी पहले वाले समुच्चय में जो प्रयोग हुए हैं संबंध बनाने में वो प्रांत होता है, दूसरे वाले समुच्चय में जो लोग प्रयोग हुए हैं संबंध बनाने में सहप्रांत होता है। परिसर क्या होता है, पूरा दूसरा वाला सेट ही परिसर कहलाता है, पूरा सेट, यानी चाहे वो प्रयोग में आया है संबंध बनाने में या नहीं, ये पूरा का पूरा परिसर होगा। यानी पूरा बी को छाप दीजिए यहाँ, ए बी सी
डी, ई और एफ, ये पूरे के पूरे क्या कहला जाएंगे? आपके परिसर हो जाएंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? क्या बात हमने बता दिया कि जो पहला वाला होता है उसके वे एलिमेंट जो संबंध बनाते हैं वे प्रांत होते हैं, जो नहीं बनाते हैं उनको नहीं शामिल करते हैं। सहप्रांत, सहप्रांत में क्या होता है? दूसरा वाला समुच्चय जो संबंध बना रहे हैं उसके केवल वही एलिमेंट सहप्रांत में आते हैं। परिसर क्या होता है? दूसरे वाले समुच्चय के सभी एलिमेंट चाहे वो संबंध बना रहे हो या नहीं बना रहे हो पूरे के पूरे परिसर कहलाते हैं। बातें क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हमने क्या जाना? संबंध के बारे में जाना। अब यही संबंध से बन जाते हैं फलन। तो आगे आप स्क्रीनशॉट इसका थोड़ा सा ले लेंगे, उसके बाद हम बढ़ जाते हैं फलन पे। तो यहाँ तक हमने जाना कि संबंध क्या होता है, संबंध अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं फलन पर। दूसरा पॉइंट हमने क्या डाला था हेडिंग में? यहाँ पे फलन। तो अब जानेंगे, यहाँ संबंध क्लियर हो गया, अब चलेंगे फलन पर। फलन क्या चीज होता है? ध्यान देंगे, संबंध से ही फलन बनता है, यानी कि कुछ विशेष संबंधों को फलन कहते हैं। इसी में कुछ विशेष कंडीशन अगर इसी संबंध के अंदर आ जाए तो हम उस संबंध को फलन का नाम दे देते हैं। तो ये चीज भी आपको पढ़ाया गया है पिछली कक्षा में। तो यहाँ पे देखेंगे क्या चीज संबंध के अंदर कंपल्सरी हो जाए तब वो चीज हमारा क्या हो जाएगा? फलन बन जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक हेडिंग डालेंगे फलन। तो यहाँ पे पॉइंट 2 हमारा क्या है? फलन, फलन फंक्शन। तो यहाँ तक हमने जाना कि संबंध क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फलन क्या होता है। अगर संबंध के अंदर दो कंडीशन मौजूद है तो वो संबंध फलन भी कहलाता है। कैसे? यहाँ पे कहेंगे यदि संबंध में दो शर्तें मौजूद हों तो उसे फलन कहते हैं, फलन भी कहते हैं। यानी कि वो संबंध तो होगा ही, फलन भी कहलाएगा। क्या क्या शर्त है? शर्त नंबर 1, प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध में प्रयोग हो। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब हो, एक ही प्रतिबिंब हो। तो यहाँ अगर किसी रिलेशन के अंदर दो शर्तें हो जाती हैं तो उसे फलन भी कहते हैं। दो शर्तें कौन सी हैं? पहली शर्त यह कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध में प्रयोग हुआ हो। अभी हमने एक उदाहरण लिया था, वहां पे प्रांत, परिसर, सह प्रांत बताया। उसमें पहला पॉइंट क्या था? प्रांत था। तो कह रहे प्रांत के सभी अवयवों का संबंध हो, ऐसा कोई अवयव नहीं बचना चाहिए जिसका संबंध ना हो। ठीक है। और दूसरा शब्द कह रहा है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से अधिक नहीं। तो उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि ये बात क्या होंगी, क्या कौन सी ये शर्तें हैं। यहाँ हम दो संबंधों को लिखते हैं। ये मान लेते हैं संबंध ए है, ये मान लेते हैं समुच्चय ए है और ये आपका समुच्चय बी है। इसमें मान लेते हैं कि क्या है, इसमें मानते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है।
और इसमें मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए बी से संबंध दिखाता है आर है और ए से बी में संबंध है। आर रिप्रेजेंट करता है कि ए का बी में संबंध है। अब यहाँ पे अगर हम खींच दें कि यहाँ पे 1 का संबंध है एक ए से, 2 का संबंध है बी से, 2 का संबंध है सी से, 3 का डी से, 4 का ई से और यहाँ पे छोड़ दिया। तो अगर आपसे पूछे कि क्या ए और बी में संबंध है, आप कहेंगे बिल्कुल है। संबंध को तो हम किसी तरीके से ए और बी अगर किसी तरीके से आपस में रिलेटेड है तो उसे संबंध तो कहेंगे पक्का। लेकिन क्या ये संबंध फलन भी हो जाएगा? तो इसकी जांच करते हैं इन दोनों शर्तों को चेक करके। अगर ये दोनों शर्त किसी भी संबंध के अंदर है तो उस संबंध को फलन भी कह सकते हैं। तो क्या शर्त है? पहली शर्त है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध में प्रयोग हो। तो यहाँ पे प्रांत कौन सा होता है? अगर हम प्रांत लिखें तो यहाँ पे देखते हैं प्रांत क्या हो जाएगा हमारा। अगर हम प्रांत इसका लिखें तो प्रांत आपका क्या होगा? जिन भी एलिमेंट का प्रयोग होता है संबंध में वही प्रांत होता है। तो किसका किसका प्रयोग हुआ है यहाँ देखा जाए तो 1 का प्रयोग हुआ है, 2 का हुआ है, 3 का हुआ है, 4 का हुआ है, 5 का नहीं हुआ है। अब यहाँ आपसे कहा जा रहा है पहली शर्त है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध में प्रयोग हो। तो यहाँ प्रांत में ये 4 एलिमेंट है, क्या चारों का संबंध में प्रयोग हुआ है? तो देखिए 1 का प्रयोग कर दिया, 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया। ठीक है, सभी का प्रयोग कर दिया। दूसरा कह रहा है प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब हो। यहाँ पे क्या कह रहा है? केवल एक ही प्रतिबिंब, यानी हर अवयव का एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा लोगों से संबंध नहीं होना चाहिए। तो 1 का तो 1 से है, ठीक है। इस 2 का मान b भी हो गया और 2 का दूसरा प्रतिबिंब c भी हो गया। तो यहाँ इस बात को कंट्राडिक्ट ये उदाहरण कर रहा है, क्योंकि 2 क्या है? 2 का 2 प्रतिबिंब बन जा रहा है, एक b से और एक c से। तो ये क्या हो जाएगा? ये संबंध तो है लेकिन फलन नहीं होगा। इसी चीज को अगर फलन बनाना है तो हमें क्या करना होगा? इस 2 का किसी एक के साथ संबंध हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बन गया है क्या अब ये फलन है? क्या ये अब एक फलन है? तो अभी भी क्या जवाब होना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पहला जिससे प्रांत बना हुआ है उसके सभी के सभी एलिमेंट का कम से कम एक प्रतिबिंब होना चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबका है लेकिन 5 का तो किसी के साथ संबंध ही नहीं है। और यहाँ पे कहा गया है शर्त नंबर 1 कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध में प्रयोग होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जिसमें से प्रांत लिया गया, यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रांत वाले समुच्चय का, प्रांत वाले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ज्यादा बातें क्लियर रहेंगी आपको। तो यहाँ पे 5 का तो किसी के साथ संबंध दिया ही नहीं है, तो अभी भी ये क्या है? संबंध तो है लेकिन फलन की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए किसी भी फलन के अंदर। अगर संबंध में 2 शर्तें पूरी हो गई तो फलन भी है, संबंध भी है, वरना सिर्फ संबंध रहेगा। पहली शर्त है कि सबका प्रतिबिंब बने, दूसरा यह है कि सबका केवल सिंगल प्रतिबिंब बने। तो अगर 5 का संबंध हम यहाँ f से कर देते हैं तो r जो संबंध a से b में है क्या अब ये फलन कहलाएगा? तो अब यहाँ पे देखिए दोनों ही शर्तें पूरी हो गई। पहला तो सभी का केवल एक ही प्रतिबिंब है और दूसरा कि सभी के सभी प्रयोग हो रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ जरूरी नहीं है कि सबके सब आपके बी में भी प्रयोग हो जाए, बी में एक्स्ट्रा बच सकता है लेकिन ए में कोई छूटना नहीं चाहिए। इस फलन यहाँ पे ये जो संबंध है आपका फलन कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर हम फलन लिखें तो ये संबंध जो है आपका फलन किससे बना है? आर से। और आर क्या है? आर का ए से बी में क्या है? यहाँ पे अगर लिखें तो यहाँ पे आपको पेयर मिलेगा 1 का ए से है, 2 का बी से है, 3 का डी से है, 3 का डी से है, 4 का ई से है, 4 का ई से है और 5 का एफ से है, 5 का एफ से है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फलन भी होगा। एक और उदाहरण इसका लेते हैं।
और इस बार आप डिसाइड करिएगा कि क्या ये फलन है या नहीं। उसके बाद हम फलनों के प्रकार पे बढ़ जाएंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी संबंध फलन कब होगा, जब इन दो शर्तों को पूरा कर लेगा। पहली बात तो पहले वाले के प्रत्येक, कहने का सिंपल रूप में आप ये याद रखेंगे कि पहले वाले के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध होना चाहिए और केवल एक से ही संबंध होना चाहिए, एक से ज्यादा से नहीं, तो वो फलन की कैटेगरी में आएगा। चलिए अब पढ़ते हैं, एक दो उदाहरण और लेते हैं। तो यहाँ पे एक और उदाहरण लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सेट बना दूँ ए, ये आपके पास ए है, और यहाँ पे बना देती हूँ ये आपके पास सेट बी है। इसमें मान लीजिए दिया है 1 2 3 4 5, इसमें दिया है 6 7 8 9 और 10। और यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि ए का बी में संबंध आर दिया हुआ है। ऐसे दिया कि एक का संबंध है 6 से, एक का संबंध है 7 से, 2 का संबंध है 8 से, 3 का 9 से, 4 का 10 से, 5 का 8 से। आपको बताना है क्या ये फलन है। संबंध तो है, संबंध कैसा भी चल जाता है, लेकिन फलन बताइए ये है कि नहीं। क्या मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्या एफ फलन जो संबंध आर है ये आपका फलन है ए से बी में? बताइए हमें जरा, इसका आंसर करिए क्या होगा। चलिए देखते हैं। हमें क्या होता है, फलन में क्या करते हैं, दो शर्तों को ढूंढते हैं। संबंध में अगर दो और शर्तें मिल जाती हैं तो उसे फलन कहेंगे। पहली शर्त क्या है कि इस पहले वाले में के प्रत्येक एलिमेंट का प्रयोग हुआ हो प्रतिबिंब बनाने में, संबंध में। तो यहाँ पे क्या सभी का प्रयोग हुआ है, तो आप देख सकते हैं हमने सभी का प्रयोग लगभग कर डाला है। एक शर्त तो पूरा हो रहा है। दूसरी शर्त क्या है, सभी का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ऐसा है क्या, एक का देख सकते हैं 6 है और 7 है, दो दो प्रतिबिंब दे दिया। यहाँ पे क्या है, एक का यहाँ पे 6 प्रतिबिंब दिया है और 7 दिया है, एक का यहाँ दो दो प्रतिबिंब हो गया, तो शर्त दो यहाँ पे आपका फेल हो जाता है। तो ये आपका फलन नहीं होगा। फलन क्या है, नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि इसको ठीक करो, तो इसको ठीक कैसे करोगे। तो यहाँ पे अगर हम एक का संबंध इस 7 से मिटा दें, 7 के साथ, तो क्या अब ये फलन कहलाएगा। आपका अब क्या आंसर होगा, ध्यान से देखिए। क्या अब ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा है, सबका प्रयोग होना चाहिए, सभी का हुआ है, सबका सिंगल प्रतिबिंब होना चाहिए, किसी का भी दो प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसका भी एक ही प्रतिबिंब है, इसका भी एक ही, इसका भी एक ही, इसका भी एक ही, सबका एक ही प्रतिबिंब है। अब कुछ बच्चों के अंदर ये डाउट्स आया होगा कि ये 8 जो वैल्यू है ये तो दो लोगों का है, एक 2 का और एक 5 का, है ना। यानी 2 का संबंध 8 से भी है, 5 का संबंध 8 से है। 2 और 5 दोनों का संबंध 8 से हो गया, तो यहाँ दो प्रतिबिंब नहीं हो गए। नहीं, यहाँ पे दो प्रतिबिंब नहीं होगा। दो प्रतिबिंब तब होता जब इसी 2 के 2 वैल्यू आ जाते, इसी 2 का 2 मान अगर आ जाता तब वो दो प्रतिबिंब कहलाएगा। अब ये 2 का और 5 का अलग अलग अंकों का मान 8 है, तो यहाँ पे एक ही प्रतिबिंब बन रहा है इन लोगों का, तो ये आपकी फलन की कैटेगरी में अब आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको संबंध और फलन ये चीज़ें रिवाइज हो चुकी हैं। अब तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अब फलनों के प्रकार को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर में इस फलन के जो प्रकार हैं इसी से हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ पाएंगे। तो थोड़ा सा इस पर भी चलेंगे, फलन के टाइप्स को देख लेते हैं। तो यहाँ से अगला हेडिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, फलन के प्रकार। फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसमें देखेंगे फलन कई प्रकार के होते हैं आपके पास। एक होता है एकैकी फलन। आप जानते होंगे, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है। दूसरा क्या है, बहुएक फलन, बहुएक फलन। तीसरा आपने पढ़ा है आच्छादक फलन।
और ये अंतरछेपी, अंतरछेपी, अंतरछेपी फलन। यहाँ फलनों के टाइप पे हमें क्या जानना है? 4 प्रकार के फलन होते हैं, एकेकी, बहुएक, आच्छादक और अंतरछेपी। ये चारों का यहाँ पे हमारे इस चैप्टर में काम नहीं है, हमें केवल 2 ही फलनों से मतलब है, जिसका नाम है एकेकी और आच्छादक फलन। इसी से हमारा चैप्टर का काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर टॉपिक आ ही गया है तो थोड़ा सा इसको भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो फलन तो हमें जान लिया कि क्या होता है, वो 2 शर्तें अगर संबंध में हो तो फलन कहलाएगा। लेकिन अब उसी फलन में अलग अलग टाइप आते हैं, इसमें एकेकी, बहुएक, आच्छादक, अंतरछेपी है। एक एक उदाहरण से समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे हम एक फलन बना रहे हैं, मान लीजिए ए है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में बनाएंगे। ये आपका ए है और ये आपका क्या है? बी है, बी है। अगर हम माने कि ए का संबंध है बी से, जिसे आर्क दर्शा रहा है, और यहाँ पे 1, 2 और 3 है, यहाँ ए, बी और सी। तो यदि फलन की तो परिभाषा आपने पढ़ ली, इसमें जो रहने वाले यानी ए में या प्रांत में रहने वाले सभी एलिमेंट का संबंध होना चाहिए। तो अगर ए का संबंध 1 से, 3 का बी से और 2 का सी से है, तो ये संबंध आपका क्या कहलाएगा? एकेकी कहलाएगा। ये संबंध क्या है? एकेकी, एकेकी फलन है। ये फलन जो है आपका क्या है? एकेकी फलन होगा। इस फलन को क्या कहेंगे? एकेकी कहेंगे। फलन क्यों कहेंगे? पहली बात, दोनों शर्तों का पालन कर रहा है, सभी का प्रयोग हुआ है और सबका अलग अलग प्रतिबिंब है, तो फलन है। अब एकेकी कैसे है? क्योंकि हर एक का देखिएगा किसी एक से संबंध है। यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट का केवल एक ही एलिमेंट से संबंध है, यानी अलग अलग एलिमेंट से संबंध है। 1 का इससे है, 2 का इससे है, 3 का अलग अलग से। ऐसा नहीं है कि कोई 2 का मिलके एक ही से संबंध है, जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में लिया था। वहाँ पे क्या था? वो बहुएक फलन का उदाहरण था। ये आपका क्या है? एकेकी फलन है। अगर यहीं पे हम दूसरा बना दे, दूसरा फलन बनाए, यहाँ पे आपका ए है और ये आपका हो जाए बी। यहाँ पे वही आपका 1, 2 और 3 हो जाए, यहाँ वही ए, बी और सी हो जाए। यदि 1 का संबंध ए से, 2 का संबंध भी ए से और 3 का बी से हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ये फलन तो है, क्लियर है। फलन क्यों है? क्या वो दोनों शर्तों का पालन हो रहा है? आपका क्या जवाब होगा? सभी का प्रयोग हुआ है, सबका सिंगल प्रतिबिंब है। 1 का केवल एक ही तो मान है, 2 का केवल एक ही मान है, तो ये फलन होगा। भले ही ये दोनों मिलके एक ही मान को दर्शा रहे हैं, लेकिन किसी यहाँ पे इस 2 का 2 मान थोड़ी है, एक ही है, तो ये फलन तो होगा। अब ये फलन तो होगा और साथ में क्या होगा? बहुएक फलन होगा, बहुएक फलन। बहुएक फलन ऐसा क्यों हो रहा है और ये एकेकी क्यों है? सबका केवल देखिए सभी के अलग अलग मान होंगे तो एकेकी होगा, और अगर किसी 2 वैल्यू के मान एक ही वैल्यू हो जाए तो वहां पे क्या होता है? बहुएक होता है। यहाँ हो सकता था 3 का भी मान ए हो जाए तो भी बहुएक हो जाएगा। क्लियर है बात? इसके 2 मान नहीं हो सकते, लेकिन इधर वालों के ये मान, इधर वाले के 2 लोगों का मान या 2 से ज्यादा लोगों का मान हो सकता है। इस फलन को बहुएक फलन कहेंगे। क्लियर है? अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा आपका क्या है? अंतरछेपी फलन, अंतरछेपी फलन। और चौथा आपका क्या है? आच्छादक फलन। थोड़ा सा इसको समझ लेंगे, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये आपका ए है, मान लीजिए ये बी है, यहाँ ए है, ये बी है, यहाँ हम इस रिलेशन को दर्शा देंगे। यार क्या है? रिलेशन है ए से बी में, और ये क्या है? बहुएक फलन है। इसकी बात करें, अगर मान लेते हैं आर रिलेशन है ए से बी में, क्या है? यहाँ पे मान लो वही 1, वही 2, वही 3 है, और यहाँ पे 1, यहाँ पे ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो। ठीक है? अगर 1 का संबंध ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी से है, तो यहाँ पे ये फलन क्या होगा? आंसर करेंगे। यहाँ पे ये फलन क्या होगा? यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एकेकी फलन है क्या?
ये एकैकी फलन है क्या? जी हाँ, ये एकैकी फलन तो है ही, साथ में ये अंतरछेपी भी है। ये अंतरछेपी फलन है, अंतरछेपी फलन। ऐसा क्यों हो रहा है? अंतरछेपी फलन कहता है कि कम से कम कोई ना कोई मान ऐसा दूसरे वाले का, सेट बी का बच जाए जिसके साथ कोई संबंध में प्रयोग हो ही नहीं रहा हो। अंतरछेपी फलन ये कहता है कि सह प्रांत या परिसर में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर बच जाए जिसका संबंध के अंदर कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसे डी का ना किसी भी संबंध में किसी भी तरह का प्रयोग ही नहीं हुआ है, बच गया है, तो ये अंतरछेपी फलन कहलाएगा। क्लियर है बात? यहाँ बढ़ जाए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई संबंध आर दिया है ए से बी में, और यहाँ मान लीजिए वही 1 वही 2 वही 3 है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए है बी है सी है, ए है बी है सी है। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, यहाँ ए है बी है सी है डी है। तो अगर मान लीजिए ए का संबंध 1 से है, बी का 2 से है, सी का 3 से है, डी का 4 से है, 5 का सी से है, तो यहाँ पे ये जो संबंध है ये क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ये फलन है? ये संबंध फलन है कि नहीं? सभी का सिंगल प्रतिबिंब है। दूसरी बात, सभी के सभी शामिल हैं तो फलन है। इस फलन को में क्या विशेषता हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि दोनों साइड के प्रत्येक एलिमेंट का प्रयोग हो गया है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा है जिसका संबंध के अंदर प्रयोग नहीं हुआ है, ना इधर ना इधर। तो बचेगा ही नहीं, इधर बचेगा तो फलन ही नहीं कहलाएगा। इधर तो पक्का नहीं बचना चाहिए, लेकिन इधर भी नहीं बचेगा। परिसर में भी कोई एलिमेंट अगर नहीं बचा, सभी का प्रयोग हो गया है, तो उसे क्या कहते हैं? आच्छादक, आच्छादक फलन। ठीक है, तो ये 4 टाइप के फलन होते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। एकैकी फलन में क्या होगा, सभी के मान अलग अलग और सबका प्रयोग सिंगल मान होंगे। कोई 2 ऐसे मान नहीं होंगे जिनका मान समान हो जाए, तो एकैकी होगा। बहुएक फलन क्या होता है, हो सकता है कि 2 प्रांतों के मान सेम हो जाए, ठीक है, 2 अलग अलग प्रांतों के मान समान हो जाए तो बहुएक हो जाएगा। अंतरछेपी क्या है, कोई ना कोई परिसर के अंदर बच जाता है तो उसे अंतरछेपी कहते हैं, और कोई नहीं बचता है तो आच्छादक कहते हैं। क्लियर है 4 टाइप के फलन के? तो यहाँ पे आपको 2 टाइप पे विशेष ध्यान देना है, जिसका नाम है एकैकी फलन और आच्छादक फलन। क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में केवल क्या है, यही 2 फलनों पे हमें काम करना है। प्रतिलोम मतलब होता है विपरीत, किसी भी मान का विपरीत निकालना। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वही तक एग्जिस्ट करेगी जहाँ ये दोनों कंडीशन आपको मिलेगा। तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और इन दोनों कंडीशन को लेते हुए अब बढ़ जाते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि संबंध आखिर क्या होता है, फलन क्या होता है, फलन के टाइप्स का भी हमने स्टडी कर लिया, और हमने ये जान लिया कि फलन के उन 4 टाइप में से केवल 2 टाइप ऐसे हैं जो अगर हैं किसी फलन के अंदर तो उसी का केवल प्रतिलोम फलन निकाला जा सकता है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन जिसे कहते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, क्या बातें यहाँ तक क्लियर हो रही हैं? धीरे धीरे हम आपके टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। आपका टॉपिक क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। हम आ चुके हैं प्रतिलोम फलन पर। अब इसके बाद जस्ट टॉपिक क्या आएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। हम बैकग्राउंड क्यों सीख रहे हैं, हमें क्या जरूरत है ये चीजें पढ़ने का? हम सीधे त्रिकोणमिति फलन का इनवर्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इनवर्स त्रिकोणमिति फलन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अगर हम सीधे वहां पहुंच जाएं तो उसके पीछे की चीजें आपको क्लियर कभी नहीं होंगी। आपको रटना ही पड़ेगा कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, कहाँ तक हम मान ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस क्यों का जवाब आप कभी ढूंढ नहीं पाओगे अगर इस बैकग्राउंड को पढ़ के नहीं जाओगे आगे, ठीक है। तो कोई चीज रट
क्या ये मैथ जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसको रटें, तो थोड़ा सा धैर्य रख के क्यों ना ऐसे पढ़ते चलें कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे, सवाल तो आ ही जाने हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, सवाल में तो आप खुद उड़ाएंगे चुटकियों में, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यहाँ देखते हैं प्रतिलोम फलन आखिर क्या होता है। फलन को अच्छे से समझ लिया, अब प्रतिलोम फलन देखो। प्रतिलोम फलन क्या है, जिसे इनवर्स फलन कह सकते हैं अंग्रेजी में। अगर कोई फलन यफ है और उस संबंध आर से बना हुआ है जहाँ ए का बी में संबंध लिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रतिलोम फलन को यफ इनवर्स कहेंगे। आर का संबंध अब बी से ए में हो जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? अगर सीधा फलन जो है ए से बी में है तो उसका उल्टा क्या होगा, बी से ए में हो जाएगा, क्रम आगे पीछे हो जाएगा। बस यही तो है, इतना ही चीज तो पढ़ना है। मार्कर सीधा है उल्टा कर दिए, वही बात है कि यहाँ पे क्या है, ए से बी में संबंध था, उसे फलन अगर कह रहे थे, तो वहां से अगर हमें प्रतिलोम पढ़ना है तो हमें बी से ए में संबंध को देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात आप अच्छे से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करना है? प्रतिलोम फलन केवल एकाकी तथा आच्छादक फलनों का ही निकाला जा सकता क्या ये बात क्लियर है? अभी कैसे क्लियर होगा, जब मैं उदाहरण दूंगी तब हो जाएगा। क्या कह रहा है कि कोई भी प्रतिलोम फलन किसी चीज का निकालना है तो तभी संभव है अगर वो फलन क्या होगा, या एकाकी होगा और आच्छादक होगा, दोनों होना चाहिए। सिर्फ एक होने से काम नहीं चलेगा, एकाकी भी हो आच्छादक भी अगर कोई फलन है तभी उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। ये बात मैं क्या कह रही हूँ, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण यहाँ पे ले लूँ, एक यहाँ पे सेट आपका ए है और एक सेट आपका बी, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहूँ ए का संबंध बी में है, आर रिलेशन है एक से बी में, ठीक है, और कैसे है, मान लो ए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। अब हम कह दें कि 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का सी से है, 4 का संबंध डी से है। ये फलन क्या है? तो आपका क्या जवाब है? क्या ये एकाकी फलन है? क्या एकाकी फलन में क्या बताया था मैंने? पहले फलन क्या है, पहले ये सीखो। फलन क्या है पहले ये बताओ। तो सभी का प्रयोग हो और सबका अलग अलग प्रतिबिंब हो तो फलन है। क्लियर है? एकाकी में क्या बताया? पहले वाले के प्रत्येक का अलग अलग मान होना चाहिए, यानी कि 4 और 3 दोनों का मान अगर सेम हो जाए, मैं यहाँ पे इरेज करके मान लो 4 को भी यहाँ पहुँचा दूँ तो भी तो ये फलन है। लेकिन अब ये बहुएक हो गया क्योंकि यहाँ 2 लोगों का मान एक ही हो गया, ठीक। तो यहाँ पे एकाकी होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका अलग, यहाँ पे अलग किसी से संबंध हो, ठीक है। तो ये एकाकी है। क्या ये आच्छादक है? आच्छादक में क्या बताया था मैंने? दोनों तरफ कोई बचना नहीं चाहिए, सबका संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? कोई बचा है? इधर तो बच ही नहीं सकता, बचेगा तो फलन ही नहीं होगा। दूसरा ये फलन दिया हुआ, ध्यान देंगे। और दूसरा यहाँ पे कोई बचा है क्या? ये ई बच गया, और ई बच गया तो ये अंतरक्षेपी को दर्शा रहा है, ना कि आच्छादक को। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ सही करना है इसे, इसका क्या इनवर्स निकाला जा सकता है? नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ बच गया, ये आच्छादक नहीं है, केवल एकाकी फलन है, आच्छादक नहीं है। फिर क्या जवाब है? इसको सही करना हो तो अगर मैं ई को हटा दूँ, क्या अब ये आच्छादक हो गया? तो आपका क्या जवाब होगा? हाँ, अब ये एकाकी तो है ही, साथ में आच्छादक भी है, क्योंकि दोनों तरफ के कोई भी एलिमेंट अब नहीं बचे, है कि नहीं? इधर कोई एलिमेंट अगर बच गया परिसर के अंदर तो आच्छादक नहीं, अंतरक्षेपी हो जाता है। तो ऐसे फलन जो अभी आपको दिख रहा है, इस टाइप का कोई भी फलन है तो ही उसका प्रतिलोम फलन निकाला जा सकता है, अन्यथा उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब चलें इस चीज को समझें अच्छे से। क्या फलन समझ में आ गया? कैसा फलन होगा तो उसे एकाकी आच्छादक दोनों होगा, इस टाइप का फलन होगा तो उसे एकाकी और आच्छादक दोनों कहेंगे। अब हम यहाँ पे लिख ही लिए हैं तो अब इसका क्या है, फलन लिखें। अगर फलन f लिखना चाहें तो क्या होगा, ये संबंध R जो है ये फलन भी है और किसमें है, A से B में है। तो अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सभी का पेयर लिख देंगे। एक का संबंध है A से, दो का संबंध है B से, तीन का संबंध है C से और चार का संबंध है D से, चार का संबंध है D से। तो ये आपका क्या हो गया, फलन हो गया। अगर पूछ ले इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा, जो हमारा टॉपिक है, तो अगर हम पूछे F इनवर्स क्या होगा, F इनवर्स, तो आपका क्या जवाब होगा, ये आपका R से संबंध R ही होता है, लेकिन अब ये A से B में ना होके क्या हो जाएगा, B से A में हो जाएगा। क्लियर है बात, B से अब A में हो जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक फलन लेते हैं और उसका इनवर्स फलन बनाते हैं और सीखते हैं कि किस फलन का कहाँ तक इनवर्स पॉसिबल है। हालांकि हमने जान लिया नोट में कि अगर कोई फलन एकाकी और आच्छादक दोनों है तब उसका प्रतिलोम निकल सकता है। अब वो चीज़ हम प्रैक्टिकली करेंगे, उसको निकाल के देखेंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम एक फलन लेते हैं F R A से B में क्या है, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। अगर ये आपका एक फलन है, ये दूसरा है, ये आपका A है, ये आपका एक समुच्चय A है, ये आपका समुच्चय B है और यहाँ संबंध दिया है R का A से B में। क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे आप 1 मान लें, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और ये आपका मान लीजिए A है, B है, C है और D है। तो 1 का 1 से, 2 का B से, 3 का D से और 4 का C से। तो यहाँ पे अगर हम फलन F को लिखना चाहें तो आपके पास क्या आएगा, ये निकल के क्या आ जाएगा आपके पास, ये सब का पेयरिंग आप लिख डालेंगे। 1 का A के साथ, 2 का B के साथ, फिर 3 का, यहाँ पे 3 का किसके साथ है, 3 का आपका D के साथ है और 4 का आपके पास क्या है, C के साथ है। तो ये आपका फलन हो गया। अब हम कहें इसका आप इनवर्स निकालिए, प्रतिलोम फलन निकालिए। इसका अगर हम F इनवर्स पूछ लें, F इनवर्स क्या होगा, तो पहली बात तो आप चेक करो क्या ये एकाकी और आच्छादक है, तभी निकल सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक तो सभी का प्रतिबिंब बना हुआ है और एक एक ही प्रतिबिंब है और सभी का प्रयोग हुआ है, तो ये आच्छादक की निशानी है और सबका एक एक ही है तो एकाकी की निशानी है। तो यहाँ पे एकाकी और आच्छादक फलन तो ये है। अब चलते हैं इसके इनवर्स पे। तो F इनवर्स कैसे आता है, हमने बताया था आपको F इनवर्स कैसे आता है। ये संबंध R होता है लेकिन अब A का B में ना आकर के B का A में क्रम बदल जाता है, पलट जाना जिसे कहते हैं मिरर इमेज, है ना। तो अब यहाँ इसको ड्रा करते हैं, पहले B को ला देंगे। अब ये आपका B पहले आ जाएगा और यह आपका बाद में A हो जाएगा। क्लियर है। B में कौन कौन थे, B में आपके पास A थे, B थे, C थे और D थे। A में क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। ठीक है। अब ये जो होगा, ये आपका संबंध R जो होगा B से A में, ये आपका क्या होगा, F ना होकर के F इनवर्स होगा। क्लियर है। A का संबंध किससे था, देखिए यहाँ पे 1 का A से था तो A का 1 से हो जाएगा, 2 का B से था तो B का 2 से हो जाएगा, 3 का D से था तो D का 3 से हो जाएगा, C का 4 से था तो 4 का C से हो जाएगा, यानी 4 का C से था तो C का 4 से हो जाएगा। तो यहाँ पे डायग्राम ये हो जाएगा। अगर लिखना चाहें तो इसका मान क्या आएगा, A,1, फिर B,2, फिर C,4 और फिर D,3। तो ये आपका F इनवर्स का वैल्यू हो गया। यानी कोई भी फलन दिया है तो उसको आसानी से आप उसका इनवर्स यानी कि प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको चेक करना होगा कि क्या वो एकाकी और आच्छादक है या नहीं, अन्यथा नहीं।
अभी मैं बार बार कह रही हूँ कि एकैकी अच्छादक होगा तभी इनवर्स निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकल सकता है। तो आपके दिमाग में खुराफात जरूर आ रहा होगा कि मैम चेक करके बताओ कि अगर एकैकी नहीं है, अच्छादक नहीं है, तो कैसे नहीं निकलेगा इनवर्स। एक बार उसको भी चेक करके बता दिया जाए, क्यों। तो फिलहाल आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक ऐसा फलन लेके आपको दिखा देते हैं जो एकैकी और अच्छादक नहीं होगा। अगर दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो आपका प्रतिलोम नहीं निकल पाएगा। लीजिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आगे मैं थोड़ा सा इसको चेंज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि अगर फलन एकैकी या अच्छादक इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन का पालन नहीं किया तो उसका इनवर्स कैसे नहीं निकलेगा। ठीक है, देखते हैं इस बात को। तो यहाँ पे एक फलन अगर हम ले लेते हैं यफ बराबर आर से ए, आर संबंध है ए से बी में। अगर मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है ये है ए और दूसरा ये आपका है बी, और मान लेते हैं ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी भी बी हो गई और इसकी हो गई सी। ठीक है, अब ये फलन आप देख सकते हैं संबंध जो आपका यहाँ पे ए, ये जो फलन एफ बराबर आर संबंध है ए से बी में जो दिया हुआ है ये क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या ये फलन है, इस बात की पहले चेकिंग करिए आप। क्या होता है, सबका सिंगल प्रतिबिंब और सब प्रयोग यहाँ पे हो जाए तो ये फलन है। क्लियर है, यहाँ तक फलन है। कई बार इस चीज को हम समझा चुके हैं। दूसरा, क्या अब एकैकी है, एकैकी फलन है कि नहीं इसकी जांच करो। सभी का अलग अलग मान अगर है तो क्या होगा, एकैकी होगा। अब देखो 2 का मान भी है और 3 का भी मान भी हो गया। यहाँ ये फलन तो है लेकिन अब ये एकैकी ना होके क्या है, बहुएक फलन है, बहुएक फलन है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, क्या ये अच्छादक है। अच्छादक मैंने क्या बताया था, तो परिसर का प्रत्येक एलिमेंट अगर प्रयोग होगा तो अच्छादक होगा। यहाँ परिसर का डी छूट गया है, प्रयोग ही नहीं हुआ, तो ये अंतरक्षेपी है। ये बहुएक और अंतरक्षेपी फलन मैंने ले लिया। अच्छादक भी नहीं है और एकैकी भी नहीं है, तो यहाँ पे हमने बहुएक और अंतरक्षेपी फलन ले लिया। अब चलिए इसको चेक करके देखिए कि क्या इसका प्रतिलोम फलन निकल पाएगा क्या। चलिए इसका अगर मैं पूछूं, पहले आप फलन लिख दो, इसका मान क्या आएगा। यहाँ पे अगर मैं पूछ लूँ इसका मान आपको क्या मिला, तो आप कहेंगे सबकी पेयर जिसके साथ लगाए हैं लिख दीजिए। 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का आपका हो जाएगा इसका भी बी के साथ है, और 4 का आपके पास किसके साथ हो गया, सी के। तो ये आपका तो फलन हो गया। अब मैं पूछ लूँ एफ इनवर्स, तो आपका जवाब होगा क्या यहाँ एफ इनवर्स आप निकाल पाएंगे। निकाल के देख लीजिए, अगर निकाल पाए, सफल हो जाए तो ठीक है। चलिए एफ इनवर्स कैसे आएगा, ये संबंध आर का आप जानते होंगे क्या हो जाता है, उल्टा, यानी बी से ए में हो जाता है। क्लियर है बात, बी से ए में हो जाता है। यहाँ पे अगर डायग्राम बनाए तो बी पहले आ जाएगा, यहाँ पे बी आपका पहले आ जाएगा, बी आपका क्या होगा, पहले आ जाएगा, और ए आपका हो जाएगा बाद में। तो अगर ये बी हो गया, ये ए हो गया, और कहें यहाँ संबंध आर जो है ये क्या है, बी से ए में है, उल्टा, और ये एफ इनवर्स है। क्या ये पॉसिबल है, करके देखो एक बार। तो यहाँ पे बी में कौन कौन था आपके पास, ए था, बी था, सी था, डी था, बिल्कुल ठीक। ए में कौन कौन था, 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ए को किसके साथ मिलाया गया था, 1 के साथ, तो मिला दीजिए। बी किसके साथ मिला था, 2 के साथ मिला था, मिल गया, और 3 के साथ भी मिला था, तो बी को 3 से भी मिला दीजिए। क्लियर है। सी किसके साथ मिला था, 4 के साथ। अब यहाँ पे पंगा हो गया बहुत बड़ा। क्या पंगा हो गया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको जो फलन की कंडीशन मैंने बताई थी चकनाचूर हो गई। फलन में क्या 2 शर्त मैंने पढ़ाया,
दो शर्त ये पढ़ाया। पहली बात, फलन होने की शर्त क्या थी कि पहले वाला जो प्रांत वाला पार्ट है उसके प्रत्येक एलिमेंट का कोई ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए, है ना, कोई ना कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। ये देखो भाई, ए बी का है, डी तो खाली बैठा है ना, जबकि खाली नहीं रहना चाहिए। एक कंडीशन फेल हुआ, दूसरा भी फेल होता मुझे नजर आ रहा है। बी का देख रहे हो, एक बी का ही मान 2 है और बी का ही मान 3 है, जबकि मैंने कहा था प्रत्येक प्रांत के एलिमेंटों का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ 2 प्रतिबिंब कैसे हो गया? यहाँ पे बातें अलग थी, दोनों का मान ये था, लेकिन इसी का 2 मान थोड़ी ना था, 3 का ही 2 मान थोड़ी ना था, यहाँ तो बी का ही 2 मान हो गया। अब ये फलन ही नहीं है, और जब ये फलन ही नहीं है तो इसका इनवर्स निकालने की तो बात ही छोड़ो। तो ये फलन की कंडीशन को पालन नहीं कर रहा है, फलन की कंडीशन ही नहीं फॉलो हो रही थी। एफ इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट है। इसका फलन तो ये तो फलन था, बट यहाँ जो मिला वो फलन ही नहीं मिला, तो उसका इनवर्स तो छोड़ो, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं आ सकता, यहाँ पे ये संभव नहीं है। क्लियर है बात को? तो क्या है हमने सीखा आज की क्लास में? हमने जान लिया संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, फलन के टाइप्स क्या हैं, और यहाँ से प्रतिलोम फलन क्या होता है। प्रतिलोम फलन में 2 महत्वपूर्ण शर्त हमने जाना, यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण शर्त को जाना। प्रतिलोम फलन तभी निकल सकता है किसी फलन का यदि वह फलन एकैकी और आच्छादक होगा, अन्यथा किसी भी कंडीशन में उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। तो यहाँ तक हमने सीख लिया है चीज़ों को। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे, अगली क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि त्रिकोणमितीय फलन तो आप पढ़े ही हैं पिछले कक्षाओं में, इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन पे बढ़ जाएंगे। यानी फलन इन्हीं, जैसे आपने यहाँ पे, जैसे आज आपने प्रतिलोम फलन सीखा, वैसे त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं उनका प्रतिलोम कैसे निकलेगा उसको सीखेंगे, उसकी ग्राफ को बनाएंगे, उसकी ग्राफ को सीखेंगे कि किस तरीके से उसके ग्राफ के माध्यम से आप उसके प्रांत सह प्रांत को याद करेंगे, वो सारी चीजें बताएंगे। फिर सवालों पर बढ़ जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबरों में पूछा जाता है। इंटरेस्टिंग है तो बिल्कुल क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अगर शुरुआत आपने किया है तो लास्ट तक कवर करिएगा। पूरा चैप्टर मैं कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कराऊंगी ताकि आपको रटने जैसी कोई बात ना रहे। फिर भी अगर कोई डाउट अगर रह जाता हो तो कमेंट कर दिया करिए, अगले क्लास को लेने से पहले मैं उसको क्लियर करते हुए चलूंगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा अपने क्लासमेट्स को, ताकि वो भी अपने चैप्टर को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।